विद्यापीठ द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण, और मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ है। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन इग्नू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर की अध्यक्षता में किया जा रहा है। सामीन, मातृभाषा, माँ, मिट्टी और मातृभाषा, ये तीनों हमारी आत्मा में बसती। इसके इसी महत्व की वजह से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं सीओई से आग्रह करता हूं कि कुलगीत पेश करें। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वाला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। अब इग्नू कुलगीत की पेशकश के बाद, प्रस्तुति के बाद, आलोक दवे सर से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि का स्वागत। जन जन के इस विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित इस परिचर्चा में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से इस परिचर्चा हेतु समय निकाला। तत्पश्चात इसी कड़ी में मैं आज के मुख्य वक्ता श्री अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता के स्तंभ,
का भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर से हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने इस परिचर्चा में हमारे को अपना अमूल्य समय प्रदान किया और हम उनके विचारों से अनुग्रहित होंगे आने वाले अभी थोड़ी देर के बाद। इसी कड़ी में हमारे को इस जो आज परिचर्चा है इसमें हमारे लिए मार्गदर्शक रहे और हर इस तरीके के समारोह में हमारे मार्गदर्शक रहे माननीय, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति डॉक्टर नागेश्वर राव जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस परिचर्चा में उपस्थित सभी समकुलपति महोदय और महोदयाओं के साथ साथ सब मानविकी विद्यापीठ की जो निदेशक हैं प्रोफेसर कौशल पवार जी, मैं उनका भी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इतने कम टाइम में इस परिचर्चा का आयोजन करके हमें इतने अच्छे वक्ताओं से अनुग्रह से अवगत होने का एक मौका दिया है और इसलिए मैं उनका भी बड़ा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी विद्यापीठों के एवं प्रभागों के निदेशकों एवं कुल सचिवों का भी मैं इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और इसके साथ साथ अन्य सभी गणमान्य जो भी हमारे प्रोफेसर हैं और टीचिंग से हैं, नॉन टीचिंग से हैं, जो भी आज इस परिचर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अब इसी कड़ी में ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हमारे मुख्य अतिथि जो हैं और मुख्य वक्ता हैं, ये पत्रकारिता के बहुत बड़े स्तंभ हैं, दोनों अपने अपने एरिया में एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इनके बारे में परिचय जानना हम सभी के लिए बड़ी गौरवपूर्ण की बात है और परिचय देना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं इसी कड़ी में शुरुआत करता हूं आज के मुख्य अतिथि भाई बलदेव भाई शर्मा जी का, जो कि वर्तमान में कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रायपुर में पदस्थ हैं, कार्यरत हैं। और इनके परिचय में मैं बोलना चाहूंगा, कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति श्री शर्मा जी देश के ख्यातितम पत्रकार हैं। प्रोफेसर शर्मा भारत सरकार में के प्रमुख संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे और अपना मार्गदर्शन देते रहे। प्रोफेसर शर्मा दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक स्वदेश, नेशनल दुनिया और राष्ट्रीय साप्ताहिक पांचजन्य के संपादक भी रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा पत्रकारिता में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश शासन के माणिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और महामहिम राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल द्वारा ब्रज रत्न सम्मान सहित देश के अनेक प्रमुख सम्मानों से विभूषित हैं। आपकी मेरे समय का भारत, आध्यात्मिक चेतना और सुगंधित जीवन अखबार और विचार, संपादकीय विमर्श, भारत सांस्कृतिक चेतना का अधिष्ठान जैसी करीब 1 दर्जन देश भर में विदेशों में ख्याति चर्चित पुस्तकें हैं। प्रोफेसर शर्मा की पत्रकारिता और जीवन पर आधारित पुस्तक मानुष जमन अमोल बहुत ही लोकप्रिय है। राष्ट्रीयता, अध्यात्म और संस्कृति के चिंतक और अध्येता के रूप में आपकी देश भर में ख्याति है। देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों और चीन, ब्रिटेन, आबू धाबी, मॉरिशस, मैक्सिको, शरजा आदि में आपके 250 से ज्यादा व्याख्यान हुए हैं। देश के अनेक प्रमुख पत्रिकाओं में आपके करीब 1000 शोधपूर्ण आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपके व्यक्तित्व, लेखन और पत्रकारिता पर वर्धा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया गया है और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी हरियाणा द्वारा आपको मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे अनुभवी और वरिष्ठ विभूति आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय में की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे इसी कड़ी में आज जो हमारे बीच मुख्य वक्ता उपस्थित हैं, श्री अनंत विजय जी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और लेखक हैं। वर्तमान समय में आप दैनिक जागरण में कार्यरत हैं। आप एक बेहद अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता की दृष्टि से टीवी और प्रिंट दोनों माध्यमों में
पिछले 2 से भी अधिक दशकों से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत के जाने माने समाचार पत्र दैनिक जागरण में एक स्तंभकार के रूप में आप पिछले 12 वर्षों से निरंतर साप्ताहिक कॉलम लिख रहे हैं। एक रचनाकार के रूप में आपने साहित्य, कला, फिल्म जैसी विविध विधाओं में उत्कृष्ट सहजता के साथ 12 पुस्तकों की रचना की है। आपके द्वारा रचित बॉलीवुड सेल्फी एवं अमेठी संग्राम दोनों पुस्तकें बेस्ट सेलर रही हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यिक निकायों में परामर्शदाता के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। आप अनेकों संपादकीय मंडलों के सदस्य रहे हैं। आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 बार जूरी अध्यक्ष रहे हैं। आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में कोंकणी फिल्मों की चयन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 75 क्रिएटिव माइंड्स 2021 की जूरी के सदस्य रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा श्री अनंत विजय जी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार एवं फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। आज मैं इतने अनुभवी और इतने पुरस्कार और इतने नामी पत्रकार को हमारे बीच में पाकर मैं बहुत हृदय गर्वित हूं और मैं आपका भी मुख्य वक्ता के रूप में इस विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इसी कड़ी में ये थोड़ा सा विचार जरूर रखूंगा कि भाषा, ये जो आज का परिचर्चा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित है। इसकी शुरुआत बंगाली भाषा के आंदोलन से की गई थी और ये 1992 से बांग्लादेश में लगातार भाषा आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सबसे दुख की बात ये होती है कि भाषा हमारे बीच कम्युनिकेशन, हमारे बीच संचार, संवाद, प्रेम का बोधक होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, किंतु ये अक्सर कर विवादों का माध्यम भी रहा है। और इसीलिए इन सारी चीजों को जब हम मात्र से जोड़ देते हैं तो जहां माँ का नाम आता है सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। शायद इसीलिए आपके यूनिसेफ द्वारा इस 2008 में इसी दिवस को पुष्टि करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का नाम दिया गया। तब से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। और इसीलिए मैं अब आज के जो संचालक हैं उनसे कहूंगा और मैं अपने आप को अपना विराम देना चाहूंगा ताकि जिनको हम यहाँ सुनने के लिए आतुर हैं उनको बीच हम अपने ला सकें। इसी के साथ साथ आज हमारे बीच में हमारे अध्यक्षता कर रहे कुलपति महोदय हैं। वो उनके विचार तो हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणादायक रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आज भी उनका जो इस संबंध में जो हमारे बीच में जो मार्गदर्शन होगा, जो उनका संवाद होगा, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद मैडम। और इसके साथ ही मैं जो कार्यक्रम का संचालक कर रहे हैं उनको ये माइक वापस देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत स्वागत और परिचय देने के लिए। अब स्वागत और परिचय के बाद अब पत्रकारिता की दुनिया के माने जाने विद्वान और मानी जानी हस्ती श्री अनंत विजय सर से दरखास्त करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की आज ने मातृभाषा दिवस इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कुलपति महोदय नागेश्वर राव जी का भी आभार कि उन्होंने हम जिंचन को इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। डॉक्टर कौशल पवार जी का भी आभार, उन्होंने संपर्क करके मुझे आमंत्रित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम बैठे हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले बहुत विनम्रता पूर्वक मैं बताना चाहता हूं कि मैं दैनिक जागरण में कार्यरत हूं। त्रुटिवश मेरे परिचय में किसी और समाचार पत्र का नाम चला गया था, कोई बात नहीं, मैं उसको बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि मुझे दैनिक जागरण का पत्रकार समझकर ही बातें सुनी जाए। अभी बहुत अच्छी बात जो अवगत कर रही थी कि बंगाल और गुजरात, तो उन्होंने बंगाल का नाम लिया, मैं उसमें गुजरात और जोड़ देता हूं।
बंगाल और गुजरात दो ऐसे प्रदेश हुए, अगर आजादी के बाद इन दो प्रदेशों का, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद दिनकर जी ने संसद में अपने वक्तव्य में ये बात कही थी कि गुजरात और बंगाल ने एक दो ऐसे प्रांत थे जिन्होंने भारत को के नव निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर आप देखें तो न सिर्फ स्वाधीनता के बाद बल्कि स्वाधीनता के पहले अगर मध्यकालीन इतिहास में भी हम देखते हैं तो गुजरात और बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। उसी प्रकार से अगर हम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को होते हैं तो हमें तो चीजें दिखाई देती हैं, उसमें गैर हिंदी भाषी प्रांतों के जितने महानुभाव थे उन सब लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आपने बंगाल का नाम लिया, बंगाल ने हमें राजा राम मोहन राय दिया, बंगाल ने हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर दिया, बंगाल ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस दी, और भी बहुत सारी विभूतियां बंगाल से भारत के नव निर्माण में अपनी भूमिका। उसी तरह अगर आप गुजरात को देखें तो वहां से महात्मा गांधी मिले, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ये सारे जिनका नाम मैं ले रहा हूं ये सब लोग मातृभाषा में अपने कामकाज को करने और उसको बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। ये मातृभाषा के साथ साथ ये लोग हिंदी के विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे थे और उन्होंने किया भी। लेकिन चूंकि मातृभाषा दिवस है इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज हम लोग भारत की सभी भाषाओं की जय हो इस तरह की बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी मातृभाषा तभी मजबूत होगी जब भारत के सभी भाषाओं के शब्द को लेकर आप अपनी मातृभाषा को और उन्नत करेंगे। उनकी उन्नति का मार्ग वहीं से निकलता है। और इसी संदर्भ में मुझे आयरलैंड का एक वाकया याद आता है। वहां की भाषा थी गैलिक, लेकिन लंबे समय तक गुलामी में रहने के कारण लोग समझने लगे थे कि वहां की मातृभाषा अंग्रेजी है, और इसको लेकर बड़ी अजीब सी और भ्रम की स्थिति थी। कुछ विद्वान कहते थे कि अंग्रेजी वहां की मातृभाषा है आयरलैंड की, और जबकि एक धारणा और तथ्य भी यही था कि गैलिक वहां की मातृभाषा है। 100 वर्ष के एक व्यक्ति हुए वहां, उनका नाम था डोले वेरा या कुछ नाम था, मैं नाम उनका भूल गया हूं, वोची से डेलेवीरा या कुछ ऐसा नाम था। उन्होंने गैलिक सीखी और गैलिक सीखने के बाद उन्होंने गैलिक के प्रचार प्रसार के लिए पूरा एक अभियान चलाया। और वो कहा करते थे कि हम अपनी पर ही स्वाधीनता की कल्पना कर सकते हैं या स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जब आयरलैंड ने गैलिक भाषा को अपनाया तो उन स्वाधीनता का आंदोलन बहुत तीव्र हुआ और वो स्वाधीन हुआ। इस प्रकार से हम भारत को देखते हैं तो भारत की स्थिति थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। भारत में बहुत लोग कहते हैं कि भारत बहुत ही मतलब डाइवर्सिटी, क्या विविधता में एकता का देश है, कुछ ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह की फ्रेजोलॉजी यहाँ चला दी गई जिसमें हम कहते रहे कि भारत विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों का देश है। इसी वजह से थोड़ा भ्रम फैला मातृभाषा को लेकर भी वो स्थिति बनी, क्योंकि भारत एक संस्कृति का देश है। मेरा जहां तक मानना है कि भारत की संस्कृति एक है जहां हम विविधताओं का उत्सव मनाते हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं का उत्सव मनाते हैं, विभिन्न प्रकार की जीवन पद्धतियों का उत्सव मनाते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग संस्कृति कह देते हैं। दरअसल उनको संस्कृति की परिभाषा और सभ्यता की परिभाषा में घाल मेल करके ये एक किया गया, और इसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत की जितनी भाषाएं थी, जिनको आप मातृभाषा भी कह सकते हैं, अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं, अलग अलग तालुका की भाषा, और मतलब मैं तो बिहार से आता हूं और बिहार में कोई एक ऐसी भाषा नहीं है। बिहार में 3-4 जिलों पर अलग सी भाषा, अंग है, अंगिका है, वज्जिका है, भोजपुरी है वहां, और मैथिली तो भाषा के तौर पर संविधान में मान्यता भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो मातृभाषा को लेकर जो आपसी वैमनस्य पैदा किया गया उसमें भारतीय भाषाओं की जय नहीं हो पाती है। और जब मैं बंगाल और गुजरात की बात कर रहा था तो बंगाल
को अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो बंगाल भारत के बाएं हिस्से में पड़ता है, तो बाएं हिस्से में देश का दिल होता है। तो आप अगर भाषा के तौर पर देखें तो बंगाल से जो भाषाई जागरण, मैं नव जागरण नहीं कहता हूं उसको पुनर्जागरण कहा जाना चाहिए, उसको उसकी एक बहुत शुरुआत होती है। भूदेव मुखर्जी ने न सिर्फ बंगाली के लिए बल्कि हिंदी के लिए भी जितना काम किया, आज भारत की अदालतों में अगर भारतीय भाषाओं को लेकर विमर्श शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट तक उसको मानने को तैयार है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर हम उसकी विकास यात्रा को ट्रेस करते हुए जाते हैं तो हमें भूदेव मुखोपाध्याय जी को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार और बंगाल की अदालतों में स्थानीय भाषाओं में या मातृभाषाओं में या हिंदी में काम करने के लिए भूदेव मुखोपाध्याय जी ने बहुत लंबा एक अभियान चलाया था और उनको सफलता भी मिली थी। तो जो बाईं तरफ बंगाल है वो भारत का दिल है। और इसी तरह गुजरात को अगर आप देखें तो गुजरात देश भारत के नक्शे में दाहिनी तरफ होता है, मतलब वो फेफड़े का काम करता है। तो गुजरात और बंगाल हमारी मातृभाषा को एक स्थायी स्वरूप प्रदान करने की और बीच की वैमनस्यता समाप्त करने के लिए वो बहुत बड़ा काम किया। और मुझे इसमें कोई मनोरंजन की बात नहीं कर रहा हूं कि बाएं तरफ और दाईं तरफ फेफड़ा और दिल की बात है, क्योंकि देश की आत्मा का ऐसा भौगोलिक विभाजन करते हुए अगर हम उसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में बात करें, उनके यहाँ जो संस्कृति चल रही है, उनके यहाँ जो जीवन पद्धतियां, जो जीवन शैली चल रही है, उसको देखें तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से हम मातृभाषा में या किस प्रकार से हम हिंदी को लेकर या किस प्रकार से अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी को अगर समृद्ध होना है तो अंग्रेजी के बजाय उसको अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द लेने चाहिए। जैसे अभी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी तो मैंने एक चर्चा में कहा कि हिंदी में बस स्टॉप के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, लेकिन मराठी में स्थानक है। स्थानक कितना खूबसूरत शब्द है। अगर हम मातृभाषा में को एक दूसरे की मातृभाषा को अपनी भाषा बनाने का प्रयास करेंगे या उससे एक देश भाषा का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, तो दिनकर जी ने बहुत पहले कहा था कि राष्ट्र भाषा को छोड़ के अब भारत को देश भाषा की ओर बढ़ना चाहिए। देश भाषा मतलब संपर्क की भाषा, मतलब आपस में बोलचाल की भाषा। अभी मैं कोच्चि से कन्याकुमारी तक गया था, लगातार लोगों से बातचीत की, कई स्थानों पर गया, मंदिरों में गया, कहीं किसी प्रकार से हिंदी समझने में दिक्कत नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो वो एक संपर्क भाषा के तौर पर उभर रही है, जिसको संपर्क भाषा से अधिक देश भाषा के तौर पर हमें याद करना चाहिए। लेकिन हिंदी के लोगों को भी दुराग्रह छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं को अपनाना और उसको सीखने का प्रयास करना होगा। आप बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं हो सकते, आप सहोदर बहनों की भूमिका में हो सकते हैं। हिंदी के लोग जिस दिन एक हाई मॉरल उच्च पायदान से उतारकर अन्य भारतीय भाषाओं के और जो दूसरी मातृभाषा के लोग हैं उनको हिंदी में या हिंदी वालों को दूसरी भारतीय भाषाओं में बोलने का प्रयास करने देना चाहिए, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई टूटी फूटी हिंदी भी बोलता है, अगर मेरे जैसा व्यक्ति टूटी फूटी बांग्ला सीखने का प्रयास करता है, अगर मलयालम सीखने का प्रयास करता है, तो उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हिंदी के लोग बहुत जल्दी शुद्धतावाद को लेकर मतलब आग्रही नहीं दुराग्रही हो जाते हैं। मेरा उन सबसे अनुरोध है कि उनको सत्याग्रही होना चाहिए। तो अगर आप सत्य का आग्रह करें भाषा को लेकर और दुराग्रह अपना त्यागें, तो मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमें लगता है कि भारत के जो जितने सारी भाषाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भारत में या कहीं भी पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो रोटी के बाद मनुष्य की सबसे कीमती चीज क्या है? वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे हिसाब से रोटी है, और रोटी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो संस्कृति है। और संस्कृति का निर्माण बहुत अधिक निर्भर करता है आपकी भाषा पर, उस भाषा पर जो
आपने माँ के अब गर्भ से भी सीखने का उल्लेख मिलता है। जब अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में पूरी युद्ध नीति सीख ली, रणनीति सीख ली थी, युद्ध कौशल सीख लिया था। तो मातृभाषा का अर्थ यही है कि माँ के गर्भ से या गर्भ से बाहर निकलने के बाद जो पहला शब्द आपके कान में पड़ता है। इसीलिए आप कभी सोते रहें और आप पर कोई पानी डाल दे तो आप अंग्रेजी में आपके मुंह से उद्गार नहीं निकलेंगे, आपके मुंह से एकदम आपकी जो मूल मौलिक मातृभाषा है उसी में आप गाली देते हुए उसको कहेंगे कि यार क्यों किया। तो हमारे यहाँ दरअसल क्या हुआ कि हम इतने लंबे समय से पराधीनता में जीते रहे कि हमारी भाषा को लेकर और हमारी जो भाषा को लेकर एक विशेष प्रकार का अगर आप ध्यान करें तो एक कुंठा ने जन्म ले लिया। आप अगर ध्यान करें, आप किसी समय, मैं बहुत व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ, पत्रकार हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो सब्जी वाले से हम बहुत ही स्थानीय भाषा में बात करते हैं अगर वो रेडी पटरी पर सब्जी बेच रहा होता है। और जैसे ही हम किसी ब्रांडेड दुकान में, किसी चमकते दमकते मॉल में जाकर देखते हैं तो छूटते ही पहले हम उसके सेल्समैन को एक्सक्यूज मी प्लीज कहते हैं। तो वो हमारे अंदर की सांस्कृतिक पतन जो हमारा पराधीनता में रहने की वजह से हुआ, उसकी वजह से जो पीढ़ियों में कुंठा का जन्म हुआ, उसी कुंठा ने हमारी मातृभाषा पर दूसरी भाषा को, विदेश से आने वाली भाषा को वो वरीयता दे दी। इन चीजों को लेकर हमें कुंठा छोड़नी पड़ेगी और मातृभाषा अपनानी पड़ेगी। इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए, कुंठा छोड़ो मातृभाषा अपनाओ। हम मातृभाषा को लेके हमें बहुत, और देखिए जब भाषा का विनाश होता है तो सांस्कृतिक विनाश होता है। और ये भारतीय परंपरा में अगर आप देखें, स्वाधीनता के आंदोलन को अगर 3 हिस्सों में आप बांट कर देखें तो जब आप 1757 से पहले के काल को देखें तो उस समय भारतीय समाज का मनोबल इतना गिरा हुआ था, उनका स्वाभिमान इतना कम हो गया था कि उनमें किसी शक्ति के खिलाफ उठ खड़े होने की ताकत नहीं थी। तो 1757 से 1857 के काल को अगर स्वाभिमान जगाने के काल के तौर पर हम देखें और उसमें हम अपनी मातृभाषा की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास करें तो हमें यह लगता है कि अपनी भाषाओं ने देश की स्वाधीनता के लिए, पूरे जनमानस को तैयार करने के लिए और पूरी जनता के मन में स्वाभिमान जगाने का बहुत बड़ा कार्य किया, जिस पर अभी शोध कार्य होना बाकी है। और मुझे लगता है कि भारत के विश्वविद्यालयों को, कई विश्वविद्यालयों के लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के शोध प्रकल्पों को, इस तरह के शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि कैसे स्वाधीनता के पहले भारत की जनता के अंदर स्वाभिमान जगाने के लिए मातृभाषाओं ने महती भूमिका निभाई। ये अगर हम देखें तो हमको लगता है कि हम अपनी मातृभाषा के बारे में लेकर कुछ कर पाएंगे, अन्यथा मातृभाषा के इसी मौके पर इसी तरह की रस्मताइगी होती रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से हम पिछले कई सालों से अपनी भाषा को लेकर सजग हुए हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को लेकर आगे बढ़ने का उपक्रम चलाया गया, अगर हम पिछले क्या कहते हैं, पिछले 10 या 15 साल, पिछले दशक को देखें तो वो भारतीय जनता के अधिकारों की घोषणा का काल रहा है। उसको, आपको शिक्षा के अधिकार की घोषणा मिल गई, आपको भोजन का अधिकार मिल गया, आपको सूचना का अधिकार मिल गया। लेकिन अगर हम विचार करें कि इन अधिकारों को धरातल पर लाने का कार्य कितना हो पाया, तो हमें लगता है कि घोषणा, शिक्षा का अधिकार भी मिला हमें, लेकिन शिक्षा के अधिकार को समग्र तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए तो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं को लेकर वरीयता देने की बात की गई, और बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बहुत सोच समझकर बनाई गई है और उन लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है जो एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने का प्रयत्न। अगर देखेंगे तो जो 58 पेज का ये पूरा दस्तावेज है शिक्षा नीति का हिंदी में, उसमें हिंदी शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, जबकि तमिल का उल्लेख है उसमें।
मैं संज्ञा के तौर पर बोल रहा हूं, तो बहुत सावधानी बरतते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है और इसमें अन्य भारतीय भाषाओं को के लोगों को बढ़ाने का काम किया गया है, समन्वय का काम किया गया, जिस प्रकार से क्लस्टरिंग की व्यवस्था की गई है या जिस प्रकार से संस्थानों को जोड़ने की व्यवस्था की गई या जिस प्रकार से सभी भारतीय भाषाओं के लिए अकादमी बनाने की घोषणा, मतलब अकादमी बनाने का एक उसमें उस अकादमियों की स्थापना का एक पूरा पैराग्राफ है। उसको अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि मातृभाषाओं को पर्याप्त महत्व देने का काम हुआ है। इसके अलावा अगर हम जमीन पर उतर कर देखें तो बहुत दिनों से ये बात होती थी कि अपनी भाषा में शिक्षा हमें कब मिलेगा। पिछले दिनों हमने देखा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन शुरू हुआ और कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों में तो हिंदी में और कुछ चिकित्सा संस्थानों में तमिल में शिक्षा का प्रावधान और शिक्षा आरंभ हो गया है। तो इसको एक क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वाधीनता के बाद जिस प्रकार से भारत में कई प्रकार की जो छोटी छोटी क्रांतियां होती थी वो स्वाधीनता के बाद शिथिल हो गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा को लेकर, मातृभाषा को लेकर उन क्रांतियों में एक क्या कहते हैं जीवनी शक्ति भर दी है और भाषा के क्षेत्र में छोटी छोटी क्रांति अगर उठेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में वो महाक्रांति के तौर पर मुझे लगता है कि हम सबके सामने होगी। भाषा का मैं एक दो उदाहरण हमेशा देता हूं, आज भी लोग संवरित नहीं कर पा रहा हूं। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम लोक और फोक, पॉलिसी और नीति, इस तरह के शब्दों को अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ शब्दों को जिस प्रकार से अंग्रेजी से अर्थ लिया गया और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जो मातृभाषा की अवधारणा है या जो मातृभाषा में, हमारी मातृभाषा में इन शब्दों के जो अर्थ हैं, अब लोक कभी भी फोक नहीं हो सकता, लोकगीत कभी भी फोकलोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या रामचंद्र तिवारी जी, इन लोगों ने लोक की जो परिभाषा दी है वो लोक एक समग्र भारतीय समाज की अवधारणा को लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जनता, उनकी आदतों, उनके आचार व्यवहार और उनकी आपस में बात करने की भाषा और उसको सहेज कर रखने की क्षमता को लोक कहा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ मौखिक परंपरा में बहुत सारी, न सिर्फ हमारी ज्ञान परंपरा कायम रही बल्कि बहुत सारे ग्रंथ मौखिक परंपरा में कई पीढ़ियों तक एक दूसरे को हस्तांतरित होते रहे। जबकि जर्मन के अगर सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्रियों के लोक की परिभाषा देखेंगे तो वो एक, जिनको वो फोक कहते हैं, वो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों को वो फोक लोग, उन्हीं के लिए वो फोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों के आने वाले गीत वो फोकलोर कहते हैं। जबकि हमारा जो लोकगीत है बिल्कुल अलग है। तो मातृभाषा या भारत की भाषा की जब हम बात करते हैं तो इसी से मतलब कई सारे शब्द हैं। सेकुलरिज्म का अर्थ बदल गया है ना, वो रिलीजन का अर्थ बदल गया, धर्म को हम उपासना पद्धति समझने लगे, धर्म को हम पूजा की विधि समझने लगे। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी भाषा में, हमारी मातृभाषा में, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, किसी भी भाषा में लिखे, असमी हो, मागधी हो, प्राकृत हो, सब में अर्थ एक सा मिलता है। और सिवाय अंग्रेजी के, सिवाय उर्दू के, अगर इन दोनों भाषाओं को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं को हम देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की पूरी संस्कृति एक ही भाषा से, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, काका साहब कालेलकर ने इस बात की पुष्टि, काका साहब कालेलकर का एक बहुत प्रमुख वक्तव्य है कि संस्कृत हमारी संस्कृति का प्राण है, संस्कृत भारतीय संस्कृति का प्राण है। कौशल पवार जी मुस्कुरा रही हैं संस्कृत का नाम सुनकर। तो मुझे लगता है कि काका साहब कालेलकर ने संस्कृत को लेकर जो बात कही थी और भारतीय भाषाओं में जो हमारी मातृभाषा है उसमें सबका आधार संस्कृत से ही निकलता है। संस्कृत के शब्दों में या संस्कृत
वाक्यों से या संस्कृत के लोकोक्तियों से या संस्कृत के श्लोकों से जितनी चीजें हमें निकलती हैं, तभी काका कालेलकर को कहना पड़ता है कि भारतीय संस्कृति का प्राण संस्कृत है। और अगर प्राण संस्कृत है तो जो भारतीय भाषाएं हैं वो सब, हमारी जो इतनी भी मातृभाषाएं, सब प्राण शक्ति संस्कृत से ही ग्रहण करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अन्य भारतीय भाषाओं के जय की बात करें आज के दिन, और एक देश भाषा के रूप पर किसी चीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया भारत बनेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार से मातृभाषा पर जोर दिया गया है, मातृभाषा पर बल दिया गया है, उससे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं की धमक और बढ़ेगी। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने निर्वाह प्रारंभ किया है, उससे उम्मीद और जगती है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा समय भी समाप्त हो गया, जितना मुझे अलॉटेड समय था वो समाप्त हो गया। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। नागेश्वर राव जी का भी आभार, कौशल जी आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभाषा, उसके महत्व, उसके तमाम पहलुओं पर, संस्कृति से उसके क्या रिश्ते हैं, इन तमाम बातों पर आपने विस्तार से चर्चा किया और बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। हम आपकी बातों पर, हम सब लोग को मार्गदर्शन बना के जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ, सम्मान के साथ अपने मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, कुलपति KTU JM छत्तीसगढ़ से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं वो अपना वक्तव्य। नमस्कार मित्रों, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्रीमान आलोक जी, और इस कार्यक्रम की आयोजक प्रोफेसर कौशल पवार। कौशल पवार को प्रोफेसर कहते हुए मैं बहुत गर्व और आनंद महसूस कर रहा हूं। श्रीमान अनंत विजय जी, सभी जुड़े हुए प्राध्यापकगण, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और अन्य प्रबुद्धजन, नागेश्वर राव जी को बहुत आदर पूर्वक मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूं और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये आयोजन रखा गया है। बंधुवर तरुण अनंत विजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें भाषा और संस्कृति को लेकर कही हैं। उनका लंबा अनुभव है, भाषा पर बड़ा काम उन्होंने किया है। मेरा मानना है मित्रों कि देश की स्वाधीनता के बाद जिन चीजों का परिष्कार होना चाहिए था उसकी उपेक्षा हुई और भारत को स्वाधीनता अवश्य मिली, लेकिन एक बड़ा वर्ग, बुद्धिजीवियों की बड़ी जमात जो आज भी औपनिवेशिक मानसिक गुलामी में जी रही है और भारत के किसी भी मान बिंदु को प्रतिष्ठित नहीं होने देखना चाहती, ये भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे भारत के जीवन मूल्य हो, भारत का साहित्य हो, भारत के महापुरुष हो, ये गलत अर्थों में प्रस्तुत किए जाते रहे। आप देखिए, ग्रियर्सन नाम के एक बड़े विद्वान भाषाविद इस देश में अंग्रेजी शासन काल की देन रहे। उन्होंने भाषाई विभेद किस तरह पैदा किया भारत में कि ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये डायलेक्ट हैं, ये मुख्य भाषाएं हैं। भाषा कभी क्षेत्रीय
डायलेक्ट या मुख्य नहीं होती है, भाषा भाषा होती है। भारत ने भाषा के नाम पर कभी सामाजिक विभेद नहीं किया। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, कि विश्व के किसी भी कोने से हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे बाहें फैलाकर ग्रहण करना चाहिए। भाषा ज्ञान प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होती है और इसलिए भारत में जितने प्रकार की भाषाएं हैं वो सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी हिंदी को लेकर बहुत सारी जरूरी बातें अनंत जी ने कही। एक बात मैं इसमें अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं हैं राष्ट्रभाषा है। हिंदी को जब हम राष्ट्रभाषा कहते हैं मित्रों, तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको जरूर माथा ऊंचा करने का अवसर मिलता होगा, लेकिन जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं वहां एक विभेद की मानसिकता जन्म लेती है। भारत में सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, उनमें कोई विभेद नहीं है। हिंदी को महात्मा गांधी से लेकर अनेक विद्वानों ने राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दी। गांधी जी कहा करते थे कि देश हिंदी के नाम पर धड़कता है। पूरे देश में संपर्क भाषा अगर कोई हो सकती है तो हिंदी हो सकती है, लेकिन भारत की सभी भाषाएं और हमारी राष्ट्रभाषा है, सम्मान की भाषा है। और आज जिस मातृभाषा दिवस को हम मना रहे हैं, अभी आलोक जी ने थोड़ा संदर्भ दिया था बांग्ला भाषा का। मित्रों, विश्व में ये एकमात्र उदाहरण है कि भाषा की अस्मिता के नाम पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, और वो भी वो राष्ट्र जो उर्दू के आवरण में ढक दिया जाना प्रस्तावित था, लेकिन बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां के जनमानस ने अपनी मातृभाषा बांग्ला को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए न केवल संघर्ष किया, आंदोलन किया, अनेक युवाओं का बलिदान हुआ। और उसी दिवस के उपलक्ष्य में जो फरवरी 1951 में घटित हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया। भाषा की अस्मिता क्या होती है? भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा केवल बोलचाल का माध्यम नहीं है, भाषा संस्कृति की संचारक और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठाता होती है। भाषा अगर होगी तो संस्कृति पनपेगी, तो जीवन मूल्य पनपेंगे। आप देखिए, हिंदी में हम माँ कहते हैं, तो माँ केवल एक शब्द भर नहीं है। माँ कहते ही हमारे मन के अंदर कितने प्रकार का एक उज्जवल चरित्र सामने खड़ा हो जाता है, वो मदर कहने पर नहीं होता। तो हमारे रिश्ते नाते भी भाषा से परिभाषित होते हैं, और इसलिए हिंदी में जो शब्द हम कठिन होने के कारण ऐसा कहकर प्रयोग नहीं करते। आप देखिए, मराठी में कामना शब्द है और प्रचलित है वो, गुजराती में अस्मिता शब्द है, प्रचलित शब्द है, कन्नड़ में औषधि शब्द है, प्रचलित शब्द है। ये सारे संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा सर्व भाषा नाम जननी ऐसा कहा गया। संस्कृत से अब मलयालम की बात करेंगे तो मेरे बहुत सारे मलयाली मित्र हैं, उनसे जब बात होती है, करीब 50% शब्द संस्कृत के हैं मलयाली में। तो हमारी सभी भाषाएं कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकात्मता की प्रतीक हैं, और औपनिवेशिक से गुलामी के कारण भारत में आत्महीनता भरने के लिए हमारी भाषा संस्कृति को भी विद्रूप करने का प्रयास किया गया। और इसके कारण मेरा मानना है कि जो भाषावार प्रांतों का गठन हुआ, ये सबसे बड़ी भूल स्वतंत्र भारत की थी। भाषावार राज्यों का गठन करने के कारण हमने लोगों को बांट दिया, और इसलिए आज ये संकट खड़ा है कि अमुक राज्य में वो भाषा नहीं चलेगी, उस राज्य में वो भाषा नहीं चलेगी, और हिंदी के नाम पर तमिलनाडु में कितना विरोध होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं मित्रों, आपको आश्चर्य होगा। अभी मेरी बात हो रही थी फिजी
विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं गया था, वहां तमिलनाडु के कई हमारे मित्र आए हुए थे, उनसे मैंने बात की और एक सत्र में वहां के एक हिंदी विद्वान ने भाषण देते हुए भी बताया कि तमिलनाडु में 1 लाख से ज्यादा लोग हिंदी सीख रहे हैं इन सर्टिफिकेट कोर्सों के माध्यम से। तो भाषा के नाम पर जनमानस में कहीं विरोध नहीं है। राजनीतिक कारणों से या औपनिवेशिक मानसिक गुलामी के कारण इन वजहों से जरूर भाषा के नाम पर विरोध होता है, अन्यथा मातृभाषा भारत में प्रत्येक राज्य में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई है। हमें इस बदलते दौर में भी उस आग्रह को बनाकर रखना है। नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात को बहुत महत्व के साथ रेखांकित किया गया है और ये इस नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए, जो पहला शिक्षा आयोग बना, डॉक्टर कोठारी उसके अध्यक्ष थे। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग ने भी इस बात की संस्तुति की कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। विश्व के अनेक शिक्षाविद, अनेक विद्वान, समाज विज्ञानी इस बात को रेखांकित करते हैं बहुत महत्व के साथ कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने पर बच्चे का स्वाभाविक विकास होता है और इसीलिए मातृभाषा में, चाहे दूसरी भारतीय भाषाएं हों, चाहे हिंदी हो, इसके महत्व को हमें न केवल स्वीकार करना चाहिए बल्कि हमें दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना चाहिए। आप देखिए, महात्मा गांधी को हम बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कह दो कि आज से गांधी अंग्रेजी भूल गया। आज जब हम अंग्रेजी का बोलबाला देखते हैं, अंग्रेजी एक उन्नति की भाषा बन गई है, बाकी भाषाएं पिछड़ेपन की निशानी मानी जाती हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि दुनिया को बता दो कि आज से गांधी अंग्रेजी भूल गया। ये इससे बड़ी बात भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी के महत्व को रेखांकित करने के लिए दूसरी नहीं हो सकती और इसलिए हम केवल मातृभाषा दिवस हो गया या हिंदी दिवस हो गया, इन पर रस्म अदायगी की बजाय हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें मातृभाषा को, अपनी भाषाओं को अपने आचरण में, दिनचर्या में लाएं। तो मुझे लगता है कि निश्चय ही आज हम जिस आयोजन को यहाँ कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से, वो पूरा होगा। केवल आयोजन कर लिया और लोगों के बड़े विद्वतापूर्ण भाषण हो गए, इससे समाज नहीं बदलेगा। अब मैं कई बार देखता हूँ, अब छोटी छोटी बात देखिए, हम अपने छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, हैंड वॉश कर लो। क्यों हैंड वॉश कर लो भाई? उसे ये क्यों नहीं कहना सिखाते कि हाथ धो लो, वाटर ले लो? छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारी मानसिकता को दर्शाती हैं कि हम अपनी भाषा के प्रति आग्रही नहीं है। अंग्रेजी क्योंकि हमारी नजर में तरक्की की भाषा है, तो अपने को तरक्की शुदा दिखाने के लिए हम उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसलिए आज का ये जो मातृभाषा दिवस है, ये दुनिया का एक अतुलनीय उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि भाषा के लिए किस प्रकार पूरा एक समाज, पूरा एक देश संकल्प लेकर खड़ा हो जाता है और वो एक निरंकुश सत्ता से टकरा जाता है। अनेक नौजवानों का बलिदान होता है, लेकिन भाषा का स्वाभिमान, भाषा का सम्मान, भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए वो कटिबद्ध रहता है और इसलिए आज के दिन अगर हमें संकल्प लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है कि हम अपनी मातृभाषाओं को अपनी दिनचर्या में लाएं, केवल उपदेश में नहीं। अभी तो देखिए, लोग ये बड़ा आरोप लगाते हैं कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो सकती, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं। भोपाल का जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, उसने मेडिकल के, इंजीनियरिंग के कई कोर्सों की पाठ्य पुस्तकें हिंदी में तैयार की है। भारत सरकार लगातार, ये बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब से इस देश का नेतृत्व संभाला है, पूरी दुनिया में हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति एक बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। तो ये जो हिंदी को लेकर या अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर दुष्प्रचार किए जाते हैं, ग्रियर्सन से लेकर, और ये पूरी औपनिवेशिक मानसिक गुलामी की शिकार जमात के द्वारा, उस दुष्प्रचार को हम तभी काट सकते हैं जब हम अपनी दिनचर्या में
अपनी भाषाओं को प्रमुखता देंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। अभी हमारे एक मराठी मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो मराठी नहीं बोलते घरों में, तो मराठी बचेगी कैसे, हिंदी बचेगी कैसे? हम अपनी दिनचर्या में वाटर ले आओ, हैंड वॉश कर लो, इस तरह के छोटे छोटे शब्द भी हम नहीं प्रयोग करना चाहते। आप देखिए, बहुत संवेदनशील बातें हैं। हम आंटी कहकर सारे रिश्तों को डिब्बे में बंद कर देते हैं। मौसी, चाची, ताई, बुआ, माई, कहाँ गए सब? आंटी कह दिया, अंकल कहकर हम सारे रिश्तों को समाप्त कर देते हैं। रिश्ते परिभाषित नहीं होते, लेकिन जब मामा बोलते हैं, जब फूफा बोलते हैं, मौसा बोलते हैं, तो इन शब्दों के अंदर जो भावनात्मक ऐक्य है पूरे देश में, वो समाप्त हो जाता है। आप देखिए, शादियों का दौर है आजकल, और हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं ब्रज का रहने वाला हूं, कि फूफा शादी में नाराज न हो तो शादी में अपशकुन हो जाता है। फूफा का नाराज होना शादी की सफलता मानी जाती है। फूफा को मनाने लोग जाते हैं। ये जो एक रागात्मकता है, एक ये जो मन का भाव बोध है, ये हमारे इन रिश्तों के शब्दों में परिभाषित होता है, अंकल आंटी में परिभाषित नहीं होता। श्यामची आई एक कितनी लोकप्रिय फिल्म मराठी में बनी। आप देखिए, श्यामची आई कितनी मार्मिक कहानी है एक माँ को लेकर। तो भारत में जो शब्द हमारी भारतीय भाषाओं में या हिंदी में या दूसरी भाषा, एक संस्कृति है, पूरी जीवन पद्धति है, और इसलिए भाषा को हम अपने दैनिक व्यवहार में जब तक प्रयुक्त नहीं करेंगे, भाषा या हमारी मातृभाषा या राष्ट्र की संपर्क भाषा, ये सुदृढ़ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। अटल जी कहा करते थे कि हिंदी और सिंधी मौसेरी बहनें हैं। आप देखिए, मौसी शब्द कितना आत्मिक बोध वाला है। बच्चा घर से जाता है बड़ी जल्दी जल्दी में, आजकल तो समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो माँ कहती है कि कुछ खा के निकल घर से। वो कहता है नहीं, मुझे तो मम्मी बहुत देर हो रही, जल्दी जा रहा हूँ। तो माँ कहती है रास्ते में क्या तेरी मौसी बैठी है जो तुझे खाना खिला देगी? मौसी माँ से भी ज्यादा चिंता करने वाला भाव बोध है, और इसे अटल जी कहते थे हिंदी और सिंधी मौसेरी बहनें हैं। भाषाओं के प्रति हमारी संवेदना इतनी गहन है। अटल जी का ये वक्तव्य छोटा सा वाक्य भाषा के प्रति भारतीय मानसिकता की संवेदना की गहनता को दर्शाती है। और इसलिए आज अब जब हम इस आयोजन को कर रहे हैं मित्रों, तो हमें भाषा के प्रति न केवल एक स्वाभिमान का भाव, न केवल एक राष्ट्रीय अस्मिता का भाव, बल्कि वो हमारी दिनचर्या का अंग बने, तब निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जिसका उल्लेख किया गया है, उसको हम पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश पूरे देश में जाए। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, मान्यवर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के नेतृत्व में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक ये संदेश जाए कि हम अपनी मातृभाषाओं को दैनिक व्यवहार में लाएं। दैनिक व्यवहार में लाए बिना भाषा समृद्ध नहीं होगी। आज कहा जाता है कि संस्कृत तो मृतप्राय भाषा हो गई है, जबकि आप देखिए जो विश्व की प्रौद्योगिकी है, नासा कहता है कि संस्कृत सारी प्रौद्योगिकी की प्राण तत्व है, और हम कहते हैं संस्कृत मृतप्राय हो गई, संस्कृत तो पुरोहितों की भाषा हो गई। संस्कृत को षड्यंत्र पूर्वक पुरोहितों की भाषा बना दिया गया, दैनिक जीवन में से उसे समाप्त कर दिया गया। मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अध्यक्ष रहा कई वर्षों तक। भारत सरकार का बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, एनबीटी के नाम से सब लोग जानते हैं। आप देखिए, वहां 32 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन संस्कृत में पुस्तक प्रकाशित नहीं होती थी।
मैंने वहां जाने के बाद संस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन शुरू किया, संस्कृत भाषा की सलाहकार समिति बनाई और पूरे देश में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने प्रयास किया। तो हम षड्यंत्र पूर्वक कुछ भाषाओं को चिन्हित करके टारगेट करेंगे तो फिर मातृभाषा शक्तिशाली कहां से होगी? संस्कृत हमारी सभी भाषाओं का प्राण तत्व है। संस्कृत, अभी काका कालेलकर का उल्लेख अनंत जी ने किया, भारत की संस्कृति क्या है? आज भारत के बारे में अनेक उल जलूल बातें कही जाती हैं। हमारे कई विद्वान मित्र कहते हैं कि भारत तो एक राष्ट्र ही नहीं है, हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। उनका कहना है ऐसा कि उन्होंने हमें एक राष्ट्र के रूप में रहना सिखाया। मित्रों, अगर हम भारत को जाने, संस्कृत को जाने, तो ऐसी नासमझी की बातें नहीं कर सकते। ऋग्वेद, जिसे संयुक्त यूनेस्को ने जिसे मानव जाति की प्रथम पुस्तकों में माना है, उस ऋग्वेद में राष्ट्र की संकल्पना हमारे ऋषियों ने प्रस्तुत की है। वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिताः, मानवता के कल्याण के लिए राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत हुई। उस काल में जब अंग्रेजों के पुरखे भी नहीं पैदा हुए होंगे, तब भारत के ऋषियों ने राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की। और आज हमको कहा जाता है कि हमें अंग्रेजों ने राष्ट्र की संकल्पना सिखाई कि कैसे हम एक राष्ट्र के रूप में रहें। ये इसलिए भ्रम पैदा किए जाते हैं ताकि भारत की प्रतिष्ठा को आत्महीनता के गर्त में धकेला जा सके। आज जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो ये पूरे राष्ट्र का गौरव, पूरे राष्ट्र की अस्मिता भाषा के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और हम इस प्रकार का एक संकल्प लेकर कि हम भारत को जाने, आप देखिए आज कितने लोग भारत शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भी भाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम इंडिया इंडिया कहते हैं, इंडिया इंडिया कहने पर हम भारत को नहीं जान सकते। आप एक क्षण के लिए आंखें बंद करिए और आप इंडिया शब्द का उच्चारण मन में करिए, आपको क्या दिखेगा? आंखों के सामने कुछ नहीं आता है, क्योंकि इंडिया हमारे मन से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। भारत आप कहिए आंखें बंद करके, तो आपके सामने हमारे सारे पूर्वज खड़े हो जाएंगे, हमारे सारे ऋषि खड़े हो जाएंगे, विवेकानंद खड़े हो जाएंगे, रामकृष्ण खड़े हो जाएंगे, अशफाक उल्लाह खां, राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले ऐसे अनेक हुतात्मा खड़े हो जाएंगे। ये भारत शब्द का चमत्कार है, लेकिन हम भारत का उल्लेख करना छोड़ चुके हैं। हम अपने बच्चों तक को नहीं सिखाते कि भारत बोलो। आज इस मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक संकल्प हमें ये भी लेना चाहिए कि हम अपने देश को भारत के नाम से उच्चारित करेंगे। दैनिक बोलचाल में हम भारत शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान, भाषा संस्कृति का संरक्षण और हमारे भारतीय जीवन मूल्य। अंत में एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज भारत की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो हमको दकियानूसी कहा जाता है। हमको कहा जाता है कि हम बहुत कट्टरपंथी हैं। भारत भारत क्यों करते हैं? भारत में याद करने लायक क्या है? रोमिला थापर बड़ी विद्वान हुई हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें कहा कि भारत तो पूर्वी पश्चिमी अनेक सभ्यताओं का समागम है। भारत को एक राष्ट्र में मानने को लोग तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए दुनिया भारत के प्रति क्या सोचती है। ये आजादी का अमृत महोत्सव है मित्रों। इस आजादी के अमृत महोत्सव में हमें उन बातों को सुचिंतित तरीके से सबके सामने रखना पड़ेगा जो बातें भारत को पूरे विश्व के मार्गदर्शन के लिए, नेतृत्व देने के लिए खड़ा करती है। और दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है, ये एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हम उस पुस्तक को पढ़ें। अर्नाल्ड टाइनबी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, पूरी दुनिया उनको शिक्षाविद के रूप में, समाज विज्ञानी के रूप में जानती है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने विश्व में जब औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद जिस प्रकार से तरक्की हुई उस सबका वर्णन करते हुए लिखा है मित्रों कि उस औद्योगिक क्रांति और समृद्धि के बाद विश्व के देशों में स्वार्थपरता, संघर्ष और टकराव की स्थितियां इतनी घनीभूत हो गई कि आज इस एटॉमिक एज में पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है।
और आगे टाइम भी लिखते हैं मित्रों कि इस विनाश से अगर दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो है भारत में परिवार की संकल्पना। ये दुनिया अपेक्षा कर रही है भारत से। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो केवल एक भूभाग स्वतंत्र हो गया ऐसा नहीं है, सारी दुनिया का मार्गदर्शन, सारी दुनिया के कल्याण के लिए एक विचार देने के लिए भारत का उदय हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम इस भाषा बोध को, संस्कृति बोध को, राष्ट्र बोध को घनीभूत करें अपने अपने अंतःकरण में और दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। बस अंत में 2 पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की। भारत की संकल्पना क्या है, चाहे वो भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे राष्ट्रबोध हो। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं मित्रों। पूरी दुनिया इस चिंतन को व्यक्त नहीं कर सकती जो भारत ने व्यक्त किया लोक कल्याण के लिए। औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। मित्रों, हमें गर्व है कि हम भारत की भूमि पर जन्मे। भारत के बोध से युक्त हमारा मन और जीवन है। सारे विश्व के कल्याण के लिए एक संकल्पबद्ध होकर हम अगर काम करेंगे तो भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत का राष्ट्रबोध, ये सब विश्व के कल्याण के लिए उपयोग होगा। मैं पुनः कौशल पवार जी को, मान्यवर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन आज रखा और मुझे आप सबके से संवाद करने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सर, मातृभाषा से हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन इतने डिटेल से जितना आपने बताया हम लोग पहली बार वाकिफ हुए, पहली बार इसको। सर, इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत विस्तार से और बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बताया और वो हम लोगों के दिल में उतर गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद हम अपने विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर की इंतहाई आदर और सम्मान के साथ असद अदब व एहतराम आग्रह करते हैं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन पेश करें। आप सभी को नमस्कार। माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण, आप सभी विद्वज्जन, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ आज। विशेष रूप से आप दोनों के वक्तव्य से मातृभाषा दिवस के इस अवसर पर जो परिचर्चा आयोजित की गई और सरल शब्दों में आदरणीय शर्मा जी ने और अनंत विजय जी ने ये बताने का प्रयास किया कि मातृभाषा का कितना महत्व है और किस प्रकार से उसको हम लोग अपने दैनिक भाषा में प्रयोग करें, रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग करें तो अपने आप ही उसका महत्व बढ़ जाएगा और हम संकल्प लें कि हम ऐसा करेंगे। हमारी आप दोनों से समय समय पर मुलाकात होती रहती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही, और आप दोनों इतने अच्छे वक्ता हैं, शायद इसीलिए कौशल जी ने हमको अंत में रखा होगा, कोई न भी सुनना चाहेगा तो चला जाएगा। और आप लोगों से जितना सुनेंगे उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि अनंत विजय जी का हम नाम सुनते थे और संयोग से मुझे पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में पहली बार सुनने का मौका मिला। बलदेव भाई जी महाकाल मंदिर से हमने उनको प्रणाम किया, वो महाकाल मंदिर में थे, हमारे एक मित्र उनको मंदिर दर्शन करा रहे थे, उस दौरान हमारी बातचीत हुई। बहुत अनन्य है, अभिन्न है और इस विश्वविद्यालय का भला भी चाहते हैं। जब मातृभाषा की चर्चा होने लगी तो मैं अभी 3 या 4 दिन पूर्व
हमारे यूजीसी के चेयरमैन साहब ने एक पत्र लिखा है सारे मुख्यमंत्रियों को और गवर्नर्स को कि अपने अपने क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण कराएं और मातृभाषा में टेक्स्ट बुक्स भी लिखवाने का और अनुवादित कराने का प्रयास करें। और इसके पूर्व से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को बार बार जोर दिया गया कि हम लोग मातृभाषा में शिक्षण कार्य करें। और इस पर एक समिति भी बनाई गई जिसमें मैं भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दे रहा हूं। जो उसमें जो प्रारंभिक जानकारियां आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जो समाज विज्ञान के विषय हैं, समाज विज्ञान के विषय में लगभग 80% शिक्षण कार्यक्रम हमारा मातृभाषा में होता है। हमारे पास लगभग 80% टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध है मातृभाषा में, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, गुजराती हो। लगभग 10 मातृभाषाओं के हमने लगभग टेक्स्ट बुक्स को कंपाइल किया अंडर ग्रेजुएट स्तर पर। हिस्ट्री हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सब में मातृभाषा में टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध है और इसमें पढ़ाई भी हो रही है। क्वेश्चन पेपर्स में भी 2 भाषाएं, अंग्रेजी और मातृभाषा में टेक्स्ट पे क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं और छात्र इनका जवाब दे रहा है। यानी मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है लोगों का वो बना हुआ है। और अभी एक और बात बलदेव भाई जी ने कही कि तमिलनाडु में हिंदी का बहुत प्रयोग होता है। मैं चूंकि हिंदी निदेशालय से भी जुड़ा हुआ हूं, हमारे यहाँ जो हिंदी के जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं जिसमें बोलचाल की भाषा लोगों को सिखाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा जो छात्र हैं या सबसे ज्यादा लोग जो परीक्षा देते हैं वो तमिलनाडु से ही देते हैं। तो ये जो चाहे वो हिंदी हो चाहे मातृभाषा, ये दोनों ही क्षेत्रों में पठन पाठन भी हो रहा है और ये भी ग्रेजुएट स्तर पर हम बता रहे हैं। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 तक। उसके बाद ग्रेजुएट स्तर का ये डाटा है जो मैंने आपको दिया है। कॉमर्स में ये प्रतिशत लगभग 50 से 60% है। वाणिज्य की पुस्तकें भी अवेलेबल है और वाणिज्य में पढ़ाई भी होती है। मुझे तो याद है जब मैं पढ़ता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मैंने भी हिंदी माध्यम से बीकॉम की डिग्री हासिल की थी। तो उस समय भी हिंदी माध्यम में पुस्तकें उपलब्ध थी और हिंदी माध्यम में पढ़ाई भी होती थी। और हमें जो जानकारी मिली कि ऐसी परंपरा लगभग हर प्रदेश में चली आ रही थी। 50, 60, 70, 75, 80, 90 सभी दशकों में इस मातृभाषा में शिक्षण का कार्य लगभग हर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो पुस्तकें भी, जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, वो भी काफी संख्या में उपलब्ध है। हम लोग भले ही शौक के रूप में या भले बताने के लिए हम कहते थे अंग्रेजी की ये टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, ये किताब पढ़ लिया, अदरवाइज मातृभाषा में लोग शिक्षक, बच्चे और शिक्षक भी पढ़ाते हैं इस बात को। साइंस में जरूर कम है। साइंस में हम लोगों ने जो प्रतिशत निकाला वो 15 से 30% है और अधिकांश विषयों में पुस्तकें बहुत कम हैं। डिग्री कॉलेजेस में जो हमारे पास लगभग 40,000 महाविद्यालय हैं, उसमें अधिकांश जगह पर केवल आप 5 से 7% छोड़ दीजिए, सभी जगहों पर मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य होता है। और मातृभाषा में जो लिखने वाले टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं वो भी उपलब्ध है। ट्रांसलेशन की शायद बहुत कम आवश्यकता होगी और इसी बात को ध्यान में रख करके अभी हमारे चेयरमैन यूजीसी ने पूरे देश में लगभग सभी प्रांतों में इस आशय का एक पत्र लिखा कि हम लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। ये हमारी एनईपी की संकल्पना के अनुरूप है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी 6 जनवरी 2022 को एक और संकल्पना ली थी कि हमारे यहाँ जो बीए के पाठ्यक्रम है उनको भी हम लोग मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि मटेरियल कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से पूरे देश में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की कक्षाएं मातृभाषा में शुरू किया। यानी सोशियोलॉजी आपको तमिल में पढ़ाई जा रही है, गुजराती में पढ़ाई जा रही है, मराठी में पढ़ाई जा रही है, पंजाबी में पढ़ाई जा रही है, बंगाली में पढ़ाई जा रही है, उड़िया में पढ़ाई जा रही है। और इसके जो वीडियोज हैं वो हम लोग
यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, हमारे छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन टूल बना हुआ है, 80% एक्यूरेसी है और काफी टूल्स अब आ गए हैं। पहले तो एक ही टूल था, अब 4-5 टूल्स आ गए हैं जो, और शायद है ना अनंत विजय जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे किस प्रकार से जो पत्रिकाएं भी हैं, जो इनके समाचार पत्र भी हैं, वो मातृभाषाओं में आसानी से निकल आते हैं। 14 भाषाओं में, 12 भाषाओं में, हर एक के अगर आप सॉफ्ट कॉपी देखेंगे तुरंत मिल जाएंगे। हमारे पास जो भी पत्र, जो समाचार पत्र हैं, उनको हम जब भी डिजिटल मोड में देखते हैं तो कहते हैं किसी भी भाषा में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है मातृभाषाओं में, और उसमें पढ़ने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदी के समाचार पत्र अगर आप देखेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा, इवन विश्व के 2-3 जो टॉप लैंग्वेजेस में उसमें हिंदी आ रही है आजकल, जिसका प्रयोग हो रहा है। तो हम आज के दिन इस प्रकार की संकल्पना को और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं। केवल उसको अब जब यूजीसी ने पत्र लिख लिया है तो उसका जो कानूनी जामा है, क्योंकि पहले लोग डरते थे कि मान लो यूजीसी का पत्र है, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब यूजीसी के पत्र से लोगों को मातृभाषा में पढ़ने से भी नौकरी मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो चैनल्स हैं, अभी भारत सरकार ने 200 चैनल प्राइमरी के लिए और हायर एजुकेशन के लिए 60 चैनल्स और लगा रही है। अभी 32 चैनल चल रहे हैं, तो 60 चैनल से जो आ जाएंगे तो हर मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा कि उसमें एक चैनल हो और उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम, इस तरह की पढ़ाई हम लोग मातृभाषा में ही कराएं। उसका फायदा क्या है कि हम लोग अपनी भाषा से जो मौलिक चिंतन है, उस मौलिक चिंतन को बेहतर कर सकते हैं। ये प्रयास जो किए जा रहे हैं ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हम लोग को बड़ी अच्छी मदद मिल रही है। और आज जो आप लोगों से बात करके और आप लोगों से जो जानकारी मिली है, उससे हमको और भी बल मिला है कि हम लोग जो दिनचर्या के जो शब्द हैं, उसके लिए भी अगर हम लोग छोटी छोटी बातें अगर लोगों को कहना शुरू कर दें कि मातृभाषा में उसका प्रयोग करें, शायद उसका प्रयोग और भी बलवती होगा और भी प्रभावपूर्ण ढंग से इसके परिणाम आने लगेंगे। हमें तो आज के दिन केवल बलदेव भाई जी को सुनना था, आनंद जी को सुनना था, और हमारे साथियों को भी सुनने का अवसर मिला। ये बाद में कौशल जी निश्चित रूप से इसको यूट्यूब और अन्य संसाधनों द्वारा पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और 35 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ है। 35 लाख हमारे छात्र हैं वर्तमान में। तो बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि वे दूरस्थ शिक्षा है तो दूरस्थ माध्यम से ही वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे हम लोग के काउंसलिंग सेशंस हों, इन सब के द्वारा वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं। तो वो जो ज्ञान है, ये जो आज के दिन ज्ञान मिला है और मातृभाषा में पढ़ने की जो संकल्पना को और बल मिला है, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत बड़ी धरोहर है। हम लोग कृत संकल्पित हैं, हम लोग करेंगे भी और संकल्प को मन में रखेंगे भी, और उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में कार्य भी करते रहेंगे। यह मैं आश्वासन आदरणीय बलदेव भाई जी को भी देना चाहता हूं और अनंत विजय जी को भी देना चाहता हूं कि हम लोग लगातार सतत रूप से प्रयत्नशील हैं। इवन कौशल जी से पूछिए, कौशल जी ने अपने विभाग में इसी दौरान संस्कृत, ज्योतिष, वेद विज्ञान, कालगणना इत्यादि सभी के पाठ्यक्रम शुरू कराए हैं। उर्दू के भी पाठ्यक्रम शुरू कराए हैं हमारे यहाँ, अरबिक के भी पाठ्यक्रम शुरू कराए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो भी भाषा विज्ञान है उसको मजबूत करें, और हमारे पास भारतीय भाषा केंद्र है जिसमें लगभग हमारी सारी मातृभाषाएं हैं, जो प्रांत की भाषाएं हैं, उन सारी प्रांतीय भाषाओं में हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम चला रहे हैं 2 या 3 क्रेडिट का। एक और बात मैं आपको बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारत बोर्ड पर भी हम लोग एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं जो सोशल साइंस में सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगा। 2 या 3 क्रेडिट का है, भारी पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहते, केवल छोटा संक्षिप्त। उससे क्या होगा कि हर बच्चा उसको पढ़ेगा और हमारे पास जो पहुंच है उस पहुंच का बेहतर लाभ पूरे देश में एक नई जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। आप लोग यहाँ आए, आपका स्नेह हमें मिला, आपका प्रेम प्राप्त हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अहमद जी अनम्यूट कर लीजिए। अहमद जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। मैडम आप शुरू कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जी
जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस परिचर्चा में जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाई गई, आयोजित की गई, मैं आप सभी को इसकी मंगल कामनाएं देती हूँ। आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि थे इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के माननीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। सर, आप मेरे लिए गुरुतुल्य हैं और आप साधिकार अपने व्यस्ततम समय में से हमारे विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक बात जरूर आप सबके सामने कहूंगी कि किसी विद्वान ने कहा है, अगर किसी की संस्कृति को खत्म करना हो, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को खत्म करना हो, तो उससे उसकी भाषा को छीन लिया जाए। अगर भाषा छीन ली जाती है या भाषा को खत्म कर दिया जाए तो न केवल एक भाषा खत्म होती है, बल्कि तब वहां की उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन, बोलचाल, विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हमारे भारत सरकार का भी ये संकल्प है कि हम तमाम उन सारी भाषाओं को, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में हो या तमाम दूर दराज के क्षेत्र में बोली जाती हो, उनको संरक्षण करने का काम भी आज वर्तमान सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है। इन्हीं सभी विषयों पर आज हमारे साथ चर्चा में थे अनंत विजय जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता को हम दैनिक जागरण में लगातार पढ़ते रहते हैं। आपने 12 किताबें लिखी हैं। ये एक बहुत बड़ा काम भाषा के क्षेत्र को बढ़ाने में आप कर रहे हैं। आप सर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के चयन में जूरी के रूप में भी आप रहे हैं। और एक बात धन्यवाद प्रकट करने से पहले मैं जरूर आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि अनंत विजय जी, सबसे जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है गणेश शंकर लवलिन पुरस्कार आपको मिल चुका है। आपको फादर केमली बुलके पुरस्कार भी मिल चुका है। सर, मैं आपको, आपने अपने कीमती समय में से हमारे विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला, मैं बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका आभार प्रकट करती हूँ। इग्नू विश्वविद्यालय के हमारे यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर श्री नागेश्वर राव सर, जिनके नेतृत्व में इग्नू शिक्षा जगत में विश्व के पटल पर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और मानविकी विद्यापीठ आपके संरक्षण में फल फूल रहा है। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और आपके अध्यक्षीय आशीर्वचन के लिए, इस विषय पर खासकर अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं मानविकी विद्यापीठ की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के सभी कुलपति प्रोफेसर सत्यकांत सर, प्रोफेसर महापात्रा सर, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैडम, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैडम, डॉक्टर मनरूप मीणा सर, सर आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के स्वागत वक्तव्य रहे हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक चौबे सर, जिनकी पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जो बहुत बड़ा योगदान हमारे रजिस्ट्रार साहब का रहा है। सर, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी इग्नू के स्कूल के डायरेक्टर्स, सभी क्षेत्रीय निदेशकों की उपस्थिति के लिए भी मैं आप सभी का बहुत आदर प्रकट करती हूँ। सीओई के डायरेक्टर और सीओई की पूरी टीम को और सोशल मीडिया के सभी दर्शकों को जो आज इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आदर और सम्मान की तरह लगे। मैं तमाम सभी इग्नू के परिवार के सभी सदस्यों को, अगर किसी का नाम मुझसे छूटा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तमाम जो हमारे जो सोशल मीडिया के दर्शक हैं और अभी जैसा कि
हमारे कुलपति जी का आदेश हुआ है यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, ट्विटर्स के माध्यम से और तमाम जगहों पर इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर परिचर्चा कार्यक्रम को देखा जाएगा, सुना जाएगा। मैं अग्रिम उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप सभी उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो स्नेह और खासकर आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और मुख्य अतिथि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति, एक बार फिर से सर मैं बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार अनंत विजय जी। सभी को एक नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की सर समाप्ति के लिए मैं आपसे आपके आदेशानुसार कार्यक्रम की समाप्ति चाहूंगी। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत। Faculty of School of Continuing Education, officers of Regional Services Division, regional directors, and our distinguished alumni of Master of Rural Development Program of IGNOU. A very good afternoon and a warm welcome to all of you for the alumni meet of Master of Rural Development, which is the 7th alumni meet in the series of program-specific alumni meets, which we have initiated on 1st January 2023. Every week, we schedule one such alumni meet on Sunday at 4 p.m. Alumni of a specific program are invited in these meetings from different parts of the country. In today's meeting, we have some very well-placed alumni of MARD program who are present here, and we are encouraged by their presence and welcome them in this meeting. Today's meeting is special in one more sense. It has an international character, as our overseas alumni have also been invited in this meeting. The invitation for today's meeting was sent to our overseas centers also, and our alumni of Ethiopia and Nepal are most likely to attend this meeting. We extend our sincere thanks to all of you for sparing your valuable time for this meeting. Alumni meetings have always been a very happy experiences for all of us, and we have seen encouraging participation in these meetings despite the fact that we schedule these meetings on weekend. We have plans to continue this series of alumni meet during the year. Quite often, the alumni meetings last for more than 2 hours also. We can watch the recordings of these alumni meets on IGNOU Gyan Kosh if you want. As you know that IGNOU is very well known across the world as a center of excellence. Our alumni are spread across the world with a very strong network of 3.8 million spread across the world. We take pride in saying that IGNOU's alumni hold important positions in different organizations, and they play important responsibilities in different organizations. It is a matter of great satisfaction for us, and through these meetings we intend to stay connected with you and explore the possibilities to make the best use of your expertise for our systemic improvement. Today we have with us our Honorable Vice Chancellor, Honorable Pro Vice Chancellor, Director International Division, faculty members and other senior officials of the university. During the meeting you will get an opportunity to listen to them, and after that you can share your experiences also. During the interaction session you can raise hand, and accordingly we will invite you to share your views. With these words, we look forward to your effective participation in this meeting and hope that it will be a memorable experiences for all of us. As per our tradition, we will start with the Kulgit of the university. So I request the technical team of the Center of Online Education IGNOU to please play Kulgit of the university first. यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय,
मिले सुगम शिक्षा का